YouTube channel e-commerce. And student, in our previous video we have already discussed some important points from the basic accounting terms. ये क्लास 11 की टॉपिक है जो जिसे हम बार बार कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं. इसके पार्ट 1, 2, 3 already available on the playlist. Go and check it and note down all points on your fair copy, also rough copy, which copy you are using for the study, जो भी आप लोग स्टडी के लिए यूज़ करते हो. And then write all points one by one, and because all points is very important for you, and this is the basic term of accounting. When we go to the do any accounting terms and follow any accounting principles in our accounting, in our accountancy. Okay, जब भी आप accountancy में कोई भी term use करते, because if you टू एनी अकाउंटिंग, यदि आप कोई अकाउंटिंग करो तो ये जो बेसिक टर्म है वो आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे आप इसे लाइक करो या ना करो. सो अंडरस्टूड ऑल पॉइंट्स विद वेरी क्लियरिटी. आप सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, उसे अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. एंड नाउ 17 पॉइंट इज स्टॉक. So as we already know that there are two types of stocks is always present in our company, in your company, their company. So जो स्टॉक होते हैं वो हर कंपनी में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक. सो फर्स्टली we will see what is the stock. Okay, the term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अब स्टॉक किसे कहते हैं? जब कोई भी संस्था किसी भी वस्तुओं को पुनः बेचने के लिए, मतलब रीसेल करने के लिए परचेज्ड अ गुड, वो किसी भी सामान को खरीदती है, एंड वही सामान जब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बिकने से रह जाता है, लाइंग अनसोल्ड एट द एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक. देन आज का क्लोजिंग, कल का हमारा ओपनिंग होता है. एज वी ऑलरेडी नो दैट 31 मार्च को जो स्टॉक हमारा बिकने से रह गया, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर वन नाइट, एक रात के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद हमारा 1 अप्रैल आ जाता है. 1 अप्रैल से वी शैल स्टार्ट न्यू अकाउंटिंग बुक. तो जो 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल स्टार्टिंग का है, देन वही जो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा नहीं बिका था, देन इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसे सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक. सो स्टॉक ही है वो एक बार हमारा ओपनिंग हो जाता है, दूसरी बार हमारा क्लोजिंग हो जाता है. ओके, नाउ सी स्टॉक. फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक. व्हेन एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड ऑन द 1 अप्रैल for the assessment year, suppose that this is the financial year 2021 and 22. 1 अप्रैल 2021 एंड इसकी एंडिंग ईयर क्या हो जाएगी 31 मार्च 2022. 2021 से लेकर 2022 तक हम एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं. देन 1 अप्रैल को हमने दिखाया टू ओपनिंग स्टॉक, सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक. एंड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को कुछ माल हमारा बिकने से रह गया, वो क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक. सपोज दैट you have invested 2 lakh rupees in your business for now, and you have purchased a raw material like wheat. ओके, आपने गेहूँ को खरीदा है, 2 लाख रुपए गेहूँ खरीदे, और वो क्या हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज यू हैव परचेज्ड 2 लाख फॉर द 2 लाख wheat. आपने 2 लाख की जो गेहूँ खरीदे वो 1 अप्रैल खरीदे, देन दिस इज द ओपनिंग स्टॉक. एंड in the ending financial year, जो 31 मार्च 2022 को आपने 1,80,000 के गेहूँ तो सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए, बट 20,000 की जो गेहूँ है वो अभी भी आपके पास है, वो बचे हुए हैं. 31 मार्च हो गया, देन वो क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक. जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड बनाओगे 22 to 23, देन आप वहाँ जैसे ट्रांसफर करोगे तो देन वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक क्या होता है. जब कोई भी कंपनियां किसी भी सामान को पुनः सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए मार्केट से उसे परचेस करती हैं, एंड वो सामान अभी तक बिका नहीं है, हमने अपने स्टोर में रखा हुआ है, दैट इज स्टॉक. ओके, या नाउ सर नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में हमारे 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट इज हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री इन
inventory in finished goods, and last is inventory. So now see what is inventory. Now sir, next is inventory. In the inventory term, we use four types of inventory. First is inventory of raw material, inventory of work in progress, or inventory in semi-finished goods. And third is inventory of finished goods, and last is inventory of stock in trade. Okay, now see what is inventory. As you already know that discussed on the inventory में क्या था, स्टॉक ही हमारा होता है, बट इन द टर्म ऑफ इन्वेंट्री we included in the manufacturing and finished goods, and then we have to sell in the market. Okay, and in the case of the manufacturer there can be opening and closing inventory of four types. जो इन्वेंट्री होते हैं वो हमारे फोर टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो फर्स्ट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल, जब कोई भी कंपनियां किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मेक करने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करती है, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, यदि हमें ब्रेड बनाना है, देन हम आटा, ये व्हीट, शुगर एंड रिफाइंड ऑयल बाहर से परचेज करें, दैट मीन्स वो हमारा रॉ मटेरियल है. देन हम उसे इंक्लूड करेंगे, मशीन में उसको फिट करेंगे, देन वो हमारा किसी भी गुड्स में कन्वर्ट होगा. तो जिस भी वस्तु से हमें कोई नई वस्तु बनानी रहती है, तो जो वस्तु को हम लोग परचेज करते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल होता है. Now first kinds of inventory में हमारा क्या था, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का रहतिया. तो इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो है, इसमें हम लोग किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आउटसाइड से क्या करते, प्रोडक्ट को परचेज करते, दैट मीन्स वो हमारा रॉ मटेरियल है. आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जांपल फॉर द ब्रेड मेकिंग. ब्रेड मेकिंग के लिए हमने क्या किया था कि हमने गेहूँ, शुगर एंड रिफाइंड ऑयल आउटसाइडर से परचेज किया था. देन हम उसे मिक्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जितने लेबर हम यूज़ करेंगे, जो मशीनरी यूज़ करेंगे, ये सब के सब हमारे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड हो जाते हैं. नाउ सी it includes inventory of raw material purchased for using them in the product manufactured, but still lying unused. जो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है, इसमें हमने क्या किया कि सारे माल बाहर से खरीद तो नहीं है, बट बाय नाउ अभी तक हमने क्या किया, उसको यूज़ नहीं किया. विदाउट यूजिंग वी हैव लाइड, हमने क्या उसको रखा हुआ है, वी हैव कैप्ट इन आवर हाउस, इन आवर फैक्ट्री. सो वो हमारा रॉ मटेरियल होता है. मतलब हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया, बट उससे हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. नाउ सी द सेकेंड, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स. जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें हम लोग मानते हैं कि 50%, 40%, मतलब सम परसेंटेज वर्क वी हैव डन बाय नाउ. ओके, कि कुछ काम अभी तक हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, बट कम्प्लीटली वी हैव नॉट फिनिश्ड. बट कम्प्लीटली तरीके से हमने क्या, मतलब पूरी तरीके से उस काम को हमने कंप्लीट नहीं किया है. सो दिस इज द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स. मतलब आधा काम हमारा हुआ है एंड आधा हमारा बचा हुआ है. ओके, इट इज ऑल्सो टर्म एज इन्वेंट्री ऑफ पार्सली फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे हमारा जो अनुपातिक रूप में ही काम पूरा हुआ, पूरी तरीके से पूरा हुआ नहीं हुआ है. इट मीन्स सेमी फिनिश फॉर्म, वो क्या हमारा अभी भी सेमी फिनिश्ड फॉर्म में रखा हुआ है. now we shall take another example for a cloth making. अगर हम कपड़ा मेकिंग के लिए लेते हैं, then yes, and the second point we have discussed, and I am going to discuss for second inventory of semi finished goods and inventory of work in progress. जिसमें क्या था कि इन्वेंट्री मतलब जो इन्वेंट्री हमने परचेज किया है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ पार्ट हमने क्या किया, बना लिया, उसको हमने गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, बट some work and some do that is not done by till. अभी तक कुछ काम जो वो हमारे नहीं हुए हैं, मतलब सपोज दैट हमने क्या किया था, कपड़े बनाने की हमारी एक फैक्ट्री है, हमने सारा रॉ मटेरियल बाहर से परचेस कर लिया है, उसके जो कपड़े के जो पार्ट्स है, उसके कुछ पार्ट्स हमने बना भी लिए हैं, और कुछ वर्क अभी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है. दैट मीन्स वो हमारा सेमी फिनिश गुड्स है. आधा बचा है, बट जो आधा वाला इसमें भी हमें ईंधन लगाना, मतलब उसमें फ्यूल लगाने, लेबर लगाने हैं, एंड अदर थिंग्स भी उसमें हमें क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं. दैट मीन्स वो हमारा इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स हो गया. आधा काम हमारा हुआ है एंड आधा बचा हुआ है. ओके,
नाउ थर्ड इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जो थर्ड है वो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की। नाउ अवर गुड्स आर रेडी फॉर द सेलिंग इन द मार्केट, कि जो माल है वो हमारा रेडी हो चुका है मार्केट में सेल होने के लिए, बट नॉट टिल दिस इज नॉट सोल्ड, अभी तक वो बिका नहीं है, रेडी है बट बिका नहीं है। ओके, इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड and are ready for the sale but are lying unsold at the end of the accounting period। थर्ड था हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कि इसमें हमारा माल रेडी हो गया बट अभी उसको हमने मार्केट में लाया नहीं है सेल करने के लिए। एंड वी कैन से इन अदर वर्ड कि गुड्स आर रेडी फॉर द सेलिंग बट बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिस गुड्स आर नॉट सेलिंग इन द मार्केट। ओके, कि माल हमारा रेडी है लेकिन वो मार्केट में गया नहीं है, मतलब कंप्लीटली वो रेडी हो चुका है, देन हम उसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसे माल हमारा बन गया, पैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, एवरीथिंग इज डन। ओके, नाउ लास्ट इज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड and it includes the value of those goods which are purchased for reselling। इसमें जो स्टॉक इन ट्रेड में हम उन गुड्स को इंक्लूड करते हैं जिसे हमने रीसेल के लिए क्या रखा है, परचेज कर रखा है। फॉर एग्जांपल कपड़े के व्यापारी ने कपड़े को परचेज करके रखा हुआ है रीसेल करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यापारी, कोई भी स्टेशनरी वाला वो सारे गुड्स को, सारे थिंग्स को परचेज करके वो खुद ही नहीं यूज करता। यदि हम कहीं किसी जनरल स्टोर वाले ने जितने भी सामान उसमें भर रखे हैं, क्या वो सारा घर पे यूज करेगा? दैट नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, कि अगर वो सारा घर पे यूज करे दैट इज नॉट अ बिजनेस, नॉट अ ट्रेड। सो जो लास्ट है हमारा इन्वेंटरी स्टॉक इन ट्रेड, कि हमने स्टॉक में अपने सारा माल लाकर रख लिया है फॉर द सेलिंग। So student, in the term of inventory we have discussed 4 types of inventory. First is inventory of raw material, second is inventory of work in progress और inventory of semi finished goods, कि मतलब आधा माल हमारा बन गया था, आधा नहीं बना है। लास्ट इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कि माल हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर द सेलिंग। एंड लास्ट इज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि माल हमारा पूरी तरीके से बन के स्टॉक में आ चुका है फॉर द सेलिंग। ओके, या नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। प्राप्य पत्र किसे कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल प्राप्य पत्र किसे कहते हैं? कि जब कोई भी कंपनी कोई भी माल उधार पे बेचती है but now still they have not received all amount of the goods, that is called then a company issue any documents, any paper for the agreement for the receiving a safe money after some period, that is called trade receivables। जब कोई भी कंपनियां उधार माल बेचती हैं और उस जो उधार माल बेचा है देन उसमें उसी टर्म में हम लोग जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो यूज करते हैं। ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग बिल्स रिसीवेबल इसमें यूज किया जाता है। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 2 पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज डेब्टर एंड सेकंड इज बिल्स रिसीवेबल। फर्स्ट इज डेब्टर। डेब्टर्स मींस this denotes of those persons who have taken goods from the company, now they till not pay all money for the company in the term of money। जो डेब्टर कहते हैं उन्होंने कंपनियों से माल उधार खरीद रखा है बट उन्होंने उनके सारे पैसे रिटर्न नहीं किए हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट डेब्टर हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, क्योंकि डेब्टर से अभी हमें पैसे लेने हैं। Nowadays company has taken money from the debtor। डेब्टर मतलब देने वाला, ऑलवेज रिमेंबर डेब्टर मतलब देने वाला जो कंपनी को देगा। एंड नाउ सी बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल become denote those persons who have written a bill on the purchaser and send it, and then after the receiving acceptance of the drawer then keep by own self with very safely। जो कंपनियां क्या होती है, जब कंपनियां बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल लिखती हैं, लिखने वाले को ड्रॉअर कहते हैं, और लिखता कौन है? हमेशा सेलर ही लिखता है। सेलर ने नोट डाउन किया एंड उसने परचेजर को दिया, परचेजर उस पर एक्सेप्टेंस लिख के किसे वापस कर दी? कंपनी को वापस किया ना। कंपनी को पैसे मिलने हैं तो बिल्स रिसीवेबल हो गया।
तो ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग 2 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज डेब्टर, जो कंपनी को पैसे देगा, एंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स कंपनी ने उसे उधार माल बेचा एंड कुछ पैसे उसने पेमेंट किए हैं, एंड बाय कुछ पैसे उसने पेमेंट नहीं किए। फॉर एग्जांपल हम सोहन को लेते हैं। सोहन कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू द सोहन। सोहन को कंपनी ने 50,000 का माल बेचा है एंड सोहन पे टू द कंपनी ओनली 20,000, और सिर्फ 20,000 रुपए ही कंपनी ने किसे पे किए हैं, सोहन ने पे किए कंपनी को। नाउ टिल सोहन हैव टू गिव 30,000 टू द कंपनी, अभी भी सोहन को 30,000 रुपए कंपनी को देने हैं, देन सोहन कंपनी का डेब्टर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज trade payable. Trade payable in the term of trade payable company and which persons denote a trade payable who have paid the money to the outer. Okay, trade payable में हमें पैसे देने, payable means देना है and receivable means लेना है. Okay, trade payable, it is the amount payable on the account of the goods purchased or सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। किसी भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत जब कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान को लेता है, किसी भी सेवाओं को लेता है, देन उसे वहाँ पे पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ट्रेड पेबल मीन्स पैसे हमें पेमेंट करने हैं। नाउ इन द टर्म ऑफ ट्रेड पेबल वी हैव टू इंक्लूड वी शैल इंक्लूड टू टर्म्स। फर्स्ट इज क्रेडिटर। Creditor denotes to those persons who have taken goods from the outsider on the credit, and by now this person have to pay money to the outsider. हम उसी सोहन की एग्जाम्पल को लेते हैं। सोहन ने 20,000 दे दिए थे, बट 30,000 अभी भी क्या करने थे, उसे देने थे। देन कंपनी सोहन के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गए कि वो कंपनी उससे पैसे लेगी। देन जब सोहन अपना अकाउंट बनाएगा, देन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिटर को हम ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि क्रेडिटर जो सोहन से पैसे लेगा, तो क्रेडिटर मीन्स हमें अभी पैसे देने हैं। एंड नेक्स्ट इज इन ट्रेड पेबल में आता है ट्रेड पेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बिकम denotes for a persons who have taken money from the outsider and he has given acceptance on the bill, so is called a drawee. ड्रॉवी हम इसे कह सकते हैं कि ड्रॉवी वह व्यक्ति होता है, परचेजर को ड्रॉवी भी कहते हैं, जिसने ड्रॉवर द्वारा मतलब सेलर द्वारा लिखे गए बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, बिकॉज आई विल पे योर मनी आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड एंड आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड, वी कैन से इन मैनी वर्ड्स। कि जो ट्रेड पेबल होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ड्रॉवी होता है, आई मीन टू से परचेजर ने सेलर को अनुमति एक्सेप्टेंस दे रखा, स्वीकृति दे रखी कि हम आपका पैसा एक निश्चित समय के पश्चात आपको भुगतान कर देंगे, तो होता है हमारा ट्रेड पेबल। सो स्टूडेंट, in this time we have discussed trade receivables and trade payable. Trade receivables में जिसमें हमारे debtor and bills receivables आते हैं, BR, and trade payable में हमारा आता है BP and creditor. Creditor जिसको जो उस व्यक्ति मतलब ट्रेड पेबल जो कंपनी से पैसे लेगा, एंड ट्रेड पेबल क्रेडिटर जो कंपनी से पैसे लेगा, एंड ट्रेड पेबल को हमेशा लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, जिसके तहत क्रेडिटर ड्रॉवी को इंक्लूड किया जाता है। सो देन डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल ई-कॉमर्स फॉर न्यू पोस्ट फॉर न्यू वीडियोस, एंड ऑलवेज शेयर द ऑल वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, and always give your support your own YouTube channel e-commerce. So bye.